हेलो प्यारे दोस्तों, मैं मुज़फ़्फ़र आपका होस्ट और दोस्त एग्ज़ाम्स मेड इजी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। एग्ज़ाम्स मेड इजी आपके लिए लाया है साइंस लेक्चर्स की सीरीज़ और ये बहुत सारे जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स के लिए कॉमन रहने वाला है। आप हमारी ये लेक्चर सीरीज़ देखकर इस पर कंसंट्रेशन करें, इंशाल्लाह आपका जो एग्ज़ाम है क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन क्या करना है, आपने सिर्फ अपना वक्त देना है और इन लेक्चर सीरीज़ को पूरी के पूरी देखना है। इन लेक्चर सीरीज़ देखने के बाद आपने एमसीक्यूज़ पर ज़्यादा जोर देना है। आपने देखना है कि जेके एसएसबी में प्रीवियस एमसीक्यूज़ जो आए हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना है और आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। आज के लेक्चर में जो कि साइंस सीरीज़ का हमारा 5वां लेक्चर है, मैं आपके लिए लाया हूँ यहाँ पर आज फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ से हम जिक्र करेंगे फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस चूँकि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो इस फोटोसिंथेसिस में बहुत सारे एमसीक्यूज़ निकल आते हैं। तो फोटोसिंथेसिस असल में क्या है और इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए, आज से स्टार्ट करते हैं। हमें फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। फोटोसिंथेसिस के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो हमें पता चलेगा। सबसे पहले हमने डिफ़ाइन करना है फोटोसिंथेसिस क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस एक ग्रीक वर्ड है। कभी कभार ये भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि जो फोटोसिंथेसिस है, इसमें फोटो एक ग्रीक वर्ड है, इसका माने क्या है? इसका माने है लाइट। और सिंथेसिस का माने है टू प्रिपेयर। तो टू प्रिपेयर का माने यानी कि ये जो एक प्लांट, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इनमें एक यूनिक प्रोसेस होती है खाना बनाने की, न्यूट्रिशन की, वो है फोटोसिंथेसिस। और इस फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, इसमें प्लांट्स क्या काम करते हैं, ये लाइट का इस्तेमाल करते हैं और लाइट के इस्तेमाल से ही अपना खाना बनाते हैं। जब तक ना हम इस फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करें, तब तक ये समझना मुश्किल है। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में क्या क्या चाहिए इनको? फोटोसिंथेसिस इस्तेमाल करता है कार्बन डाइऑक्साइड और ये करता है इस्तेमाल वाटर में। यहाँ पर बैलेंस्ड इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है और 12 टाइम्स वाटर का इस्तेमाल होता है। और ये हमें देता है, ये तब तक कंबाइन नहीं होंगे या तब तक इनकी प्रोसेस नहीं होगी जब तक ना सनलाइट और क्लोरोफिल जो कि प्लांट में मौजूद होता है। तो वहाँ से निकल आता है ग्लूकोज, जिसकी फार्मूला है C6H12O6 और हमें देता है ऑक्सीजन जो कि एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रेजेंटेशन है, जो फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली प्रोसेस होती है, वो क्या होता है, वहाँ पर इस्तेमाल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का, सनलाइट का और क्लोरोफिल का। यानी कि ये चीज़ें जब भी कोई आपने घर में कोई चीज़ बनानी है, जैसे मिसाल के तौर पर आपको मैं एग्जांपल देता हूँ आपके लिए घर की, शायद सभी वाकिफ़ होंगे इससे, कि चाय बनानी है आपको। तो चाय में आपने डालना है, पानी लेना है, दूध लेना है, चीनी लेना है और चाय की पत्ती लेनी है और उसको हीट दे के बनाना है, दूध भी लेना है। तो ये चीज़ें जब तक ना हो तब तक चाय आपकी नहीं बनेगी। इसी तरह से फोटोसिंथेसिस में ये जो फूड बनाते हैं प्लांट्स, ये तब तक नहीं बनेगा जब तक ना कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल का इस्तेमाल ना हो। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस में जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर, तीसरा सनलाइट और चौथा क्लोरोफिल। यानी कि यहाँ पर रॉ मटेरियल्स 4 टाइप्स के हैं। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर, तीसरा सनलाइट, चौथा क्लोरोफिल। तब जाके जब ये 4 चीज़ें आपस में ये प्रोसेस होती हैं, तब जाके ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनता है। यहाँ पर आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, थोड़ा सा टफ एमसीक्यू है, लेकिन यहाँ से पूछा जा सकता है। इक्वेशन में हम सॉल्व कर देते हैं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने में कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स चाहिए। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने में आपको चाहिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो यहाँ पर ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है, कितने मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के चाहिए? 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के चाहिए एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने में। ठीक, और यहाँ से निकलता है 6 टाइम्स ऑक्सीजन और 6 टाइम्स वाटर भी निकलता है, 6 टाइम्स वाटर।
6 टाइम्स वाटर भी निकलता है। तो आइए अब स्टडी करते हैं, ये जो रॉ मटेरियल्स हैं ये आते कहाँ से हैं, इनका सोर्स क्या है, इनका सोर्स क्या है। तो मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये मटेरियल्स 4 टाइप्स के हैं। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस है, इट रिक्वायर्स 4 रॉ मटेरियल आर एज फॉलो। सबसे पहली वाली है लाइट। सबसे पहली वाली क्या है बेटा, लाइट। तो लाइट का इस्तेमाल कैसे होता है और ये लाइट कहाँ से आती है, इसमें बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। ये लाइट जो है, ये लाइट आती है हमें सन से, और लाइट जो होती है इट एक्चुअली ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ये याद रखना कि लाइट एक्चुअली ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। और ये लाइट क्या होती है, एक स्ट्रीम होती है टिनी पार्टिकल्स की, स्ट्रीम होती है टिनी पार्टिकल्स की, जिन टिनी पार्टिकल्स को हम कहते हैं फोटॉन्स। क्या कहते हैं, फोटॉन्स। इसका पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। लाइट जो है अगर फिजिक्स के लिहाज से देखी जाए तो लाइट का नेचर जो है वेव नेचर भी है इसका, और पार्टिकल नेचर भी होता है। लेकिन ये किन छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है, उनको बोलते हैं फोटॉन। इसको याद रखिएगा, फोटॉन जो है एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। और विजिबल पार्ट जो होता है, विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम and wavelength in a spectrum of sunlight band blending 7 colors of Vibgyor are seen। तो यहाँ पर मैं इसको दिखाने की थोड़ी सी कोशिश करूँगा। अगर सपोज मिसाल के तौर पर यहाँ पर आया आपका सन, सन से निकलती है रेडिएशन, ये वाली रेडिएशन निकलती है, चारों तरफ तो फैलती है, लेकिन यहाँ पर आपके पास अर्थ है तो ये रेडिएशन निकलती है यहाँ से। तो इस रेडिएशन में आपके पास 3 टाइप्स की रेडिएशन निकलती है, 3 टाइप, डिपेंड्स अपॉन द वेव लेंथ। तो 3 टाइप्स ऑफ वेव लेंथ में क्या करता है काम, ये जो ऊपर वाली रेडिएशंस हैं दीज आर कॉल्ड एज अल्ट्रा वायलेट, यूवी, अल्ट्रा वायलेट। दीज जो यहाँ से है इनको बोलते हैं इंफ्रा रेड। बीच में जो है दिस इज कॉल्ड एज विजिबल लाइट, विजिबल लाइट। ये है बेटा विजिबल लाइट। जो सन से आने वाली है आपके पास अब रेडिएशन है वो है 3 किस्म की, एक तो इंफ्रारेड, दूसरा विजिबल लाइट, तीसरा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ये जो इनकी वेव लेंथ्स होती हैं डिपेंड करती है, डिपेंड क्या करती है कि अर्थ पर कौन पहुंचती है और अर्थ पर कौन नहीं पहुंचती है। जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती हैं इनकी वेव लेंथ ज़्यादा होती है तो ये अर्थ पर पहुंचती है, विजिबल लाइट भी अर्थ पर पहुंचती है। और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की वेव लेंथ कम होती है, ये नहीं पहुंचती है, ये बिल्कुल नहीं पहुंचती है। ये जो विजिबल लाइट है ये स्टार्ट होती है 300 नैनोमीटर से और एंड होती है 700 नैनोमीटर पर। तो ये जो रेंज आ गई 300 to 700 यानी विजिबल रेंज, इसमें आते हैं हमारे कलर्स। विबग्योर नाम तो सुना ही होगा, VIBGYOR, विबग्योर। इसको बोलते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक, तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारा ये जो ये वाला बैंड है 300 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक, ये जो विजिबल रेंज है विबग्योर, विबग्योर को कहते हैं पार। क्या कहते हैं बेटा, पार, पार कहते हैं। पार मीन्स इसको कहते हैं पार, PAR, पार। पार मीन्स फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस, यानी कि ये जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस होती हैं इनमें होती है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ से देखते हैं हम जो पार में हम देखते हैं कि विबग्योर आया, विबग्योर, विबग्योर में ग्रीन को छोड़कर सारी लाइट एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल। कौन इसको करता है, क्लोरोफिल। सिर्फ एक लाइट जो ग्रीन है ये होती है रिफ्लेक्ट, ग्रीन होती है रिफ्लेक्ट। और जो कोई ऑब्जेक्ट कोई लाइट रिफ्लेक्ट करता है उसका कलर वही होता है। आपको पता है लीव्स का कलर ग्रीन होता है, तभी तो मैंने कहा कि ग्रीन जो होता है रिफ्लेक्ट होता है, बाकी सब एब्जॉर्ब होते हैं, ये याद रखिएगा। अब इसमें क्या याद रखना है कि लाइट में ग्रीन तो अब रिफ्लेक्ट हो गया तो ग्रीन में से कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती। अब रह गया वायलेट, इंडिगो, ब्लू, वायलेट और ऑरेंज और रेड। इन सब में से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस किस में होती है, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है रेड लाइट में।
मोर फोटोसिंथेसिस, ये पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। आपके एमसीक्यू में क्या पूछा जा सकता है कि किस लाइट में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। वहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे और वहाँ पर एक क्या रेड भी कलर होगा, तो रेड में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, रेड में ज़्यादा हो सकती है। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभार ये कहते हैं वाइट लाइट, ये जो विबगयार होता है इस पूरे को कहते हैं वाइट लाइट, वाइट लाइट। अगर वहाँ पर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन दिया गया होगा किस में फोटोसिंथेसिस होती है, अगर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एक ऑप्शन होगा, दूसरा ऑप्शन इंफ्रारेड रेडिएशन होगा, तीसरा ऑप्शन वाइट होगा, चौथा ऑपरेशन जो ऑप्शन होगा वो नन ऑफ द एबव होगा, तो वहाँ पर आप वाइट लाइट लिख सकते हो। लेकिन अगर वाइट लाइट के साथ साथ रेड कलर दिया गया होगा तो आपने ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो है रेड कलर का। तो यहाँ पर कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो इस स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट बैंड्स ऑफ ब्लेंडिंग 7 कलर्स विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड are seen, that is dark red at one end running through red, orange, yellow, यहाँ से infrared से ऊपर वहाँ पर yellow, green, blue, indigo, violet and ending darkest violet. Chlorophyll present in green parts of the plant absorbs energy of the light mostly from violet, blue and red. ज़्यादा कहाँ से वो करता है absorb? Violet, blue and red regions of visible light and reflects green. Green को reflect करता है, तभी chlorophyll का कलर होता है green. Hence it provides green color to leaves. Violet blue part carries more energy than red light. Red light से ज़्यादा energy violet blue के पास होती है. The total region from blue to red is known as photosynthetically active radiations. The rate of photosynthesis maximum in red color. तो यहाँ पर आ गया कि जो photosynthesis की रेट ज़्यादा किस में होती है, वो रेड कलर में होती है, red color colored light, while photosynthesis does not occur in green color light. green color में photosynthesis कहीं पर नहीं होती है। तो ये रहा पहला वाला रॉ मटेरियल जो हमें photosynthesis के लिए चाहिए। और इस photosynthesis में आपने क्या याद रखना है, लाइट में क्या याद रखना है, एक तो photosynthetically एक्टिव रेडिएशंस कौन होती है और पत्तों का कलर ग्रीन क्यों होता है और ज़्यादा photosynthesis किस लाइट से होती है, याद रखिएगा। नंबर नेक्स्ट, अब आ गया हमारे पास क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? ये जो क्लोरोफिल असल में होता है ये लीव्स में रहता है। कहाँ पर रहता है? लीव्स में। सपोज 2 मिनट के लिए ये लीफ एक बनाओ, ये सपोज 2 मिनट के लिए ये एक लीफ है। लीफ जो होता है, लीफ के अंदर कुछ सेल्स होती हैं, उन सेल्स को कहते हैं मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स में होते हैं क्लोरोप्लास्ट्स। सेल ऑर्गेनल होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में रहते हैं क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल होते हैं ग्रीन। क्या कहते हैं? ग्रीन। ये सब क्लोरोफिल ग्रीन होते हैं। तो इस क्लोरोफिल पिगमेंट यही इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस में, विच इज फाउंड इनसाइड द सेल ऑर्गेनल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर है क्लोरोप्लास्ट, राइट। क्लोरोप्लास्ट इज मेनली फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। ये भी याद रखना कि क्लोरोफिल कहाँ पर पाया जाता है? मेसोफिल। कभी कभार ये भी पूछा जा सकता है किस सेल्स में पाया जाता है, सेल ऑर्गेनल कौन है, या प्लांट का बॉडी पार्ट वो बताइए जहाँ पर क्लोरोफिल मेनली पहुँच जाता है, वो है लीव्स। क्या है बेटा? लीव्स। अगर प्लांट बॉडी पार्ट जो बोलेंगे तो लीव्स है। अगर लीव्स में सेल्स की बात करें तो मेसोफिल है। अगर मेसोफिल सेल्स के ऑर्गेनल की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट है, ऑर्गेनल में रहता है क्लोरोप्लास्ट की। ठीक। सो बट इट इज फाउंड इन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेस। अब यहाँ पर लिखा है स्टेम में, यानी मैंने कल ऑब्जेक्टिव पढ़ाते भी बताया कि बेटा स्टेम में भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन किन स्टेम्स में होता है? ये उन डेलिकेट स्टेम्स में होता है जो कि ग्रीन होते हैं, डेलिकेट होते हैं। ठीक। तो जो ग्रीन स्टेम्स होते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। सो दैट इज वाई कि वहाँ पर भी क्लोरोफिल पाए जाते हैं। द ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन देम। वो तो पता है आपको। क्लोरोफिल ट्रैप सोलर एनर्जी। अब क्लोरोफिल की फंक्शन क्या है? क्लोरोफिल की फंक्शन ही है, जब हम पूरी प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले जो सनलाइट लीव्स पर पड़ती है तो वहाँ से क्लोरोफिल ही उस सनलाइट को क्या करती है? कैप्चर करती है, ट्रैप करती है। क्यों करती है? ताकि इस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके।
याद रखना। तो यहाँ से क्या होती है, जो सोलर एनर्जी होती है इट कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस क्या करती है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। दो जो क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल इनका काम ही होता है कि सोलर एनर्जी को ट्रैप करे और इसको कन्वर्ट करे केमिकल एनर्जी में। अब देखते हैं क्लोरोफिल की कितनी किस्में, टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स, देयर आर मेनली 7 टाइप्स। 7 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल्स जो होते हैं वो क्या क्या हैं, एक तो है क्लोरोफिल ए, दूसरा है क्लोरोफिल बी, सी और डी, ई, ये हैं 5। और हमारे पास जो और क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं वो है बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो वेरिडिन। दिस इज बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो वेरिडिन, ये बैक्टीरिया में पाए जाते हैं और वो भी करते हैं फोटोसिंथेसिस। अनदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज कैरोटीनॉइड और ये एक्सेसरी पिगमेंट है। याद रखना बेटा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ, इसकी लेवल थोड़ा सा आगे ही है लेकिन फिर भी बताना चाहूँगा। जितने भी ये क्लोरोफिल के पिगमेंट्स हैं जैसे ए बी सी डी ई, बैक्टीरियोफिल, बैक्टीरियोविरिडिन, कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स, ज़ैंथोसायनिन, ये इन सब में से सिर्फ एक जो क्लोरोफिल ए है, ये ए है। असल में क्लोरोफिल की 2 किस्में हैं, एक तो बोलते हैं प्राइमरी पिगमेंट्स, प्राइमरी पिगमेंट्स, ये जो बाकी अब रह गए ए के बाद, ए है प्राइमरी पिगमेंट, बी सी डी ई बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो विरिडिन, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल्स, ठीक, उनको बोलते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स, एक्सेसरी पिगमेंट्स। ठीक, ये याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। Another photosynthetic pigment is carotenoid that acts as an accessory pigment and transfers absorbed light energy to chlorophyll. ये सभी क्या काम करते हैं, जितनी भी ये लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, सपोज दिस इज द प्लांट लीफ। प्लांट लीफ पर बहुत सारी किस्म की वेव लेंथ्स की क्या पड़ती है, रेडिएशंस। और प्राइमरी पिगमेंट जो होता है ए, ये सिर्फ वही रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है जिनकी इसके पास एबिलिटी होती है वेवलेंथ्स की, मतलब वही वेवलेंथ की रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा जो ये अलाउ करेगा। बाकी जो पिगमेंट्स हैं वो भी ये लाइट एनर्जी रिसीव करेंगे और वो फिर उसको कन्वर्ट करके जितनी वेवलेंथ ये लेता है उस रेडिएशन की वेवलेंथ उतनी बनाकर इस ए को देंगे। फिर यही ए आगे काम करता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, इलेक्ट्रॉन एक्सट्रूड करना और वहाँ से एटीपी बनना है, NADPH2 बनना। तो ये ए का काम है, इसलिए इसको कहते हैं प्राइमरी पिगमेंट, उनको कहते हैं सेकेंडरी पिगमेंट। ये आगे जाके हम बात करेंगे, इसको केल्विन साइकिल में देखेंगे और वहाँ पर देखेंगे हम फोटोफॉस्फोराइलेशन भी। तो यहाँ से हम देखते हैं जो क्लोरोफिल ए है ये है प्राइमरी पिगमेंट, बाकी जितने भी पिगमेंट्स हैं वो है एक्सेसरी पिगमेंट। कैरोटीनॉइड्स अब्सॉर्ब रीजन ऑफ विजिबल लाइट एंड रिफ्लेक्ट ऑरेंज एंड येलो कलर्स। कैरोटीनॉइड्स कंसिस्ट ऑफ कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स। तो अब कैरोटीन्स भी देखेंगे, कभी कभार आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके लीव्स का कलर ग्रीन नहीं होता है बल्कि रेड होता है, तो उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है बल्कि क्या होते हैं, कैरोटीन्स होते हैं, ज़ैंथोफिल्स होते हैं, कैरोटीनॉइड्स होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो ऑरेंज एंड येलो को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ऑरेंज एंड येलो, जब ऑरेंज को रिफ्लेक्ट करेंगे तो ऑरेंज कलर होगा, येलो को रिफ्लेक्ट करेगा तो येलो कलर होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका कैरोटीन्स। एन ऑरेंज कलर एंड दे वर आइसोलेटेड फ्रॉम कैरोट व्हाइल ज़ैंथोफिल्स आर येलो इन कलर। ये तो हो गया अब क्लोरोफिल का। तो क्लोरोफिल में आप ये याद रखिएगा इसकी लोकेशन क्या होती है और कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं और इसकी कितनी किस्में हैं। ठीक, नंबर नेक्स्ट हमारे पास आ गया अब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का रोल क्या है, आता कहाँ से है। कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन प्लांट्स का है, यहाँ से मैं दिखा दूँ, अगर ये CO2 है, एटमॉस्फेयर में इसकी कितनी कंसंट्रेशन होती है बेटा, ये याद रखना कि एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन इसकी कितनी होती है, वो होती है 0.03%। ये एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। इंटर्न जो प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं
O2 की कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए 21%। 21%। ये सेकंड मोस्ट एबंडेंट मॉलिक्यूल इन द एटमॉस्फेयर होता है आफ्टर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का 78% होता है। N2 वो होता है 78%। 78 से के बाद 21% होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%। अब प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो कहाँ से लाएगा? वो लाएगा बिल्कुल एटमॉस्फेयर से। और ये एटमॉस्फेयर से कैसे लाता है? एटमॉस्फेयर से लाता है लीव्स के जरिए से। जो लीव्स होती हैं, लीव्स में छोटे छोटे पोर रहते हैं, छोटे छोटे पोर ऐसे ऐसे ऐसे। ये ज़्यादा पोर जो पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं इन द लवर साइड ऑफ द लीफ। लीफ की दो मतलब साइड्स होती हैं, एक तो लवर साइड और एक तो ऊपरी सतह यानी कि अपर साइड। जो लवर साइड होता है वो होता है थोड़ा सा रफ, जो अपरी सतह यानी अपर रीजन होता है लीफ का, अपर साइड, वो होता है बिल्कुल स्मूथ इसलिए कि सनलाइट को ट्रैप करे। उसमें स्टोमेटा बहुत कम होते हैं, लेकिन ये जो पोर्स होते हैं ये लवर साइड की तरफ से बहुत ज़्यादा होते हैं, वेरी न्यूमरस होते हैं। और ये पोर्स जो होते हैं ये दो बीन शेप्ड सेल्स से बना हुआ होता है, बीन शेप्ड सेल्स। ये यहाँ पर पोर बना, ये वाला ये पोर बना, और दीज सेल्स आर कॉल्ड एज गार्ड सेल्स। इनको कहते हैं गार्ड सेल्स। तो 2 गार्ड सेल्स यहाँ पर एक पोर बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्टोमेटा, STOMATA, स्टोमेटा। और ये गार्ड सेल्स क्या करती हैं? पानी को एब्सॉर्ब करती हैं, पानी को वापस रिलैक्स करती है। इसकी वजह से स्टोमेटा का ओपन और क्लोज होना पड़ता है। दिन में ये ज़्यादा ओपन रहता है। क्या रहता है बेटा? ओपन, क्योंकि ये सारा पानी लॉस कर देते। लॉस क्यों? उसको लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट थ्रू स्टोमेटा, उसको बोलते हैं हम ट्रांसपायरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसपायरेशन। लॉस ऑफ वाटर बाय स्टोमेटा इज कॉल्ड एज ट्रांसपायरेशन। ठीक, तो ये याद रखिएगा। अब देखते हैं कि ये क्या लिखता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन बाय ग्रीन प्लांट्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर। अभी मैंने बताया टेरेस्ट्रियल प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द, ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की जो रिक्वायरमेंट होती है वो एटमॉस्फेयर से फुलफिल करती है। लेकिन यहाँ पर याद रखना है कि एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है? इट एब्जॉर्ब्स इट फ्रॉम वाटर, तो ये वाटर से ही निकालता है। इट इंटर्स द प्लांट थ्रू माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट इन द सर्फेस ऑफ द लीव्स एंड हर्बेशियस सिस्टम कॉल्ड स्टोमेटा है। तो अभी मैंने बताया स्टोमेटा क्या होता है। जो स्टोमेटा होता है ये होता है पोर, पोर्स इन द लीव, पोर्स इन द लीव, इसको बोलते हैं स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। अभी मैंने बता दिया था आपको स्टोमेटा। स्टोमेटा असल में ग्रीक वर्ड है स्टोमा। स्टोमा मीन्स माउथ। क्या बोलते हैं इसको? माउथ। कभी कभार ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्टोमेटा का असल माने क्या है। एक्चुअली दिस इज अ ग्रीक वर्ड, इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, इट मीन्स स्टोमा मीन्स माउथ, यानी कि मुंह की शक्ल के जैसा एक पोर लाइक स्ट्रक्चर वायर फ्रॉम द गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। गैसेस एक्सचेंज क्या होती है? गैसेस एक्सचेंज होती है, अगर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से एक स्टोमेटा बनाता हूँ, 2 मिनट के लिए मैं यहाँ से एक स्टोमेटा बनाता हूँ, ये स्टोमेटा है, ये लीफ का अंदरूनी हिस्सा है और ये लीफ का बैरूनी हिस्सा है, यानी कि दिस इज आउटर साइड, दिस इज इनर साइड, इनर साइड। तो इनर साइड में से निकलता है वाटर वेपर्स बाहर, H2O, और यहाँ से अंदर चला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज कॉल्ड एज गैसेस एक्सचेंज, और ये डिफ्यूजन की वजह से होता है। डिफ्यूजन किसको कहते हैं? मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर अंदर की जानिब वाटर वेपर ज़्यादा है तो वाटर वेपर्स बाहर आएंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अंदर से कम होगी तो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला जाएगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड किस में लगता है? फोटोसिंथेसिस में। तो ये फोटोसिंथेसिस ये स्टोमेटा का काम है। और ये याद रखना कि जो स्टोमेटा होते हैं दिन में ओपन रहते हैं और रात में क्लोज हो जाते हैं। बिल्कुल, इट डिपेंड्स अपॉन द
वाटर एब्जॉर्प्शन एंड रिलीज ऑफ वाटर। अगर ये रिलीज वाटर करता है तो ओपन रहेगा, अगर ये एब्जॉर्ब करता है यानी कि गेन करता है तो ये बंद रहेगा। रात में ये बंद रहेगा, इसलिए रात को फोटोसिंथेसिस भी नहीं होती है। ठीक, स्टोमेटा प्रोवाइड पासेज फॉर एयर फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से सिर्फ यही नहीं, मतलब वाटर वेपर्स ही नहीं, बल्कि यहाँ से निकलता है ऑक्सीजन भी। यहाँ से अगर ये वाटर बाहर निकला, वाटर वेपर्स, तो वाटर वेपर्स के साथ साथ ऑक्सीजन भी बाहर निकलेगा। ठीक है ना, ऑक्सीजन भी जो अंदर से लीव जो वाटर वेपर्स जो लूज करते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन, को बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। बाद वापस क्या लेता है, वापस लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो ऑक्सीजन भी बाहर निकलता है और वाटर भी निकलता है। स्टोमेटा प्रोवाइड्स पासेज फॉर द एयर फॉर द एक्सचेंज ऑफ gases, oxygen and carbon dioxide between the leaf cells in the atmosphere. They generally remain open during the daytime and gets closed at the night. Each stomatal pore is surrounded by two kidney shaped guard cells. अभी मैंने बताया कि ये एक kidney shaped cell है, सपोज ये एक किडनी शेप्ड सेल है और ये एक किडनी शेप्ड सेल है, बीच में से ये पोर बना, दीज आर कॉल्ड एज गार्ड सेल्स। इनको क्या कहेंगे बेटा, गार्ड सेल्स। याद रखना, जो स्टोमेटा के इर्द गिर्द जो गार्ड सेल्स रहते हैं वही किडनी शेप्ड होती हैं और उनको कहते हैं गार्ड सेल्स। The turgidity of guard cells controls the opening and closing of stomata. इनकी जो turgidity होती है, turgidity कैसे आती है, absorption of water से। The stomata are turgor operated valves. When the water flows in the guard cells from the surrounding cells, they swell, become curved and the pore gets open. जैसे ही इनमें पानी आता है पोर ओपन हो जाता है। When water flows out, guard cells shrink, पोर गेट्स क्लोज्ड। और जब पानी इन सेल से बाहर निकल जाता है तो वहां से क्या होता है, पोर गेट्स क्लोज्ड। It has been estimated that carbon dioxide concentration in the ocean water is over 50 times more as compared to atmosphere. ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड समंदर में पाया जाता है, ओशन वाटर में पाया जाता है 50 टाइम्स मोर देन एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स द स्टोमेटा आर एब्सेंट, तो वहाँ पर स्टोमेटा नहीं पाए जाते। एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स एंड गैस ऑकर थ्रू द जनरल सरफेस ऑफ द प्लांट्स। ठीक, तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो ओशन में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, किसके कंपैरिजन में, एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, वाटर। वाटर कहाँ से लाते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि आपको पता ही है वाटर एक बहुत मतलब अच्छा सोर्स है, मेन सोर्स है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये वाटर प्लांट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब जो फोटोसिंथेसिस के लिए इनको चाहिए, और इस यही वाटर वो लेते हैं सॉइल से। Water is not a limiting factor, but water stress causes the stomatal closure that will reduce the carbon dioxide availability. यानी कि वाटर जो यही स्ट्रेस काज करता है स्टोमेटा में, जो अगर इसको क्लोज करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं हो सकता है। वाटर गेट्स ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड रिलीज नेसेसरी इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको कि हमारे फोटोसिंथेसिस में एक वाटर अहम रोल अदा करता है। वाटर से ही निकलता है हमारा ऑक्सीजन और निकलते हैं H+2 पॉजिटिव, ये प्रोटॉन निकलता है। ये एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन निकलता है वो असल वाटर में से ही निकलता है। वाटर गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, वाटर गेट्स स्प्लिटेड बाय द एनर्जी ऑफ सनलाइट। जो क्लोरोफिल ने ट्रैप की होती है ना, वही करती है वो एनर्जी इस वाटर को स्प्लिट इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन आयन क्या करता है, ये Z स्कीम में चला जाता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन में चला जाता है। तो वहाँ से ये बनाता है ATP और NADP। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड रिलीज नेसेसरी इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट्स। तो यहाँ से रूट्स का आता है, यानी कि अगर ये प्लांट है, ये रूट्स हैं और रूट्स ही एब्जॉर्ब करते हैं वाटर। और वाटर रूट्स में से कौन सा टाइप ऑफ रूट, वो भी फाइब्रस रूट्स और रूट हियर्स ही करते हैं ज़्यादा
एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये याद रखिएगा, फाइब्रस रूट्स और रूट हेयर्स जो होते हैं ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करते हैं, और यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब होके चला जाता है टू एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी थ्रू बाय द हेल्प ऑफ जाइलम। जाइलम की वजह से चला जाता है, तो वाटर को कैरी करता है फ्रॉम रूट्स टू द हायर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, वो होता है जाइलम। और यहाँ पर जो रूट्स में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है अंदर, वो होती है बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर ऑस्मोसिस क्या है, ये भी एक डिफ्यूजन है, लेकिन ये एक खास पिक्यूलियर टाइप डिफ्यूजन का है। ऑस्मोसिस इज द process of diffusing water, only water molecules, from its higher concentration gradient to the lower concentration gradient। जितना पानी प्लांट को चाहिए वो एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है। The water absorbed through root is conducted to all parts of the plant body through xylem elements present in root and stem. Minerals for soil are also transported along with the water. वाटर के साथ ही डिजॉल्व्ड मिनरल्स होते हैं, वो भी इसी के साथ अंदर चले जाते हैं। कहते हैं कि अबाउट जितना भी प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करता है, सपोज 2 मिनट के लिए इसने 100 गैलन्स प्लांट ने एब्जॉर्ब किया वाटर, लेकिन उसमें से सिर्फ 1 ही गैलन प्लांट इस्तेमाल करता है, बाकी ट्रांसपायरेशन में चला जाता है। इसका मतलब क्या है, अबाउट 1% ऑफ एब्जॉर्ब वाटर इज यूज्ड by land plants for photosynthesis and rest 99% is lost through transpiration. Transpiration means loss of water through the leaves, उसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। वाट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। तो याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आता है प्लांट की वजह से, ये कार्बन डाइऑक्साइड से आता है या वाटर से आता है। इसका सही आंसर है वाटर। ठीक, आज का लेक्चर यहाँ तक ही। आज के लिए बस मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन याद रहे मेरी ये गुजारिश है कि मेरे इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी तरफ से एग्ज़ाम्स मेड इजी की तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं। आपका दिन और रात मंगल रहे। बाकी have a nice journey of life. Thank you very much. Thank you.